सो हाय एवरीवन। मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लक्ष्य सीरीज के पार्ट 4 में। और जहाँ पर हम 10 बेस्ट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज में। ठीक है। जो कि आपकी लर्निंग को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करेंगे और इम्प्रूव करेंगे। जो लोग भी पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं वो इससे पहले 3 पार्ट आ चुके हैं इसके। ज़रूर जाके देखें, आपकी लर्निंग में बहुत ही अच्छा चेंज आएगा। ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं आज के 10 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। शुरुआत एकदम आज थोड़े बेसिक क्वेश्चन से। सिंपल सा क्वेश्चन। 1045 डिग्री टिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, सिंपल सा। इसमें आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक। देखिए, बीच बीच में मैं थोड़े थोड़े सिंपल देता रहूंगा। होगा क्या कि एकदम अगर ज्यादा सारे ही सारे हार्ड अपन ले लेंगे तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आपकी लर्निंग प्रोसेस है। लर्निंग में थोड़ा सीखने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। इसलिए मैं मिक्सअप करके चलूंगा थोड़ा, कि बैलेंस रहे। मतलब 7-8 आपके थोड़े चैलेंजिंग, एक या दो क्वेश्चंस थोड़े आसान डाल दूंगा, रिलेवेंट, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। ठीक। अब देखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन काफी आसान है। काफी आसान। आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। स्टैंडर्ड वैल्यू 1045 डिग्री क्या होता है 1, कॉसेक 30 डिग्री क्या होता है 2। तो फाइनली एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया डी। ठीक है। दैट इज योर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, ये एक्चुअली में क्वाड्रेंट है। इसको मैं पूरा डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। पी, पी, क्यू और ये आर, और ये कुछ ऐसे था ये क्वाड्रेंट। ठीक। अब शायद आपको समझ में आ जाएगा। इन द क्वाड्रेंट पी क्यू आर हुज रेडियस इज 7, यानी कि ये पूरी जो लेंथ है ये 7 दी गई है आपको। अ सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल। हमें इस एरिया सर्कल का एरिया निकालना है। सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। यानी कि अगर मुझे सर्कल की रेडियस पता लग जाए तो मैं एरिया हल निकाल पाऊंगा। ठीक है। अब पहला तरीका क्या होगा कि अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है, ट्राई करके देखिए। यहां पर आपका पाई आ रहा है। ठीक है, पाई आ रहा है। तो आप मेरे को ये बताइए पाई क्या होता है। 22/7 होता है ना। यानी कि जो आंसर होगा ना वो 7 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। यहाँ मेरे को ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है कि पूरी तरह से 7 से डिवाइड हो रहा है ये। 7 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। तो आप देखो पहला वाला ऑप्शन, जो कि 7 का मल्टीपल शायद नहीं है। आप डिवाइड करके देखो 7 से। ये वाला पार्ट तो डिवाइड हो रहा है। पहले मैं एकदम कॉमन सेंस यूज कर रहा हूँ। ठीक है। क्या मैंने क्या बोला, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई क्या होता है 22/7। मैंने ऑप्शंस की तरफ निगाह दौड़ाई। ऑप्शंस में मेरे को दिख रहा है कि ये समझ में आ रहा है कि आंसर जो भी रहा होगा वो 7 का मल्टीपल, तभी तो वो कैंसिल आउट होगा, तभी डिनोमिनेटर से 7 हटा होगा, तभी डिनोमिनेटर में यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है। तो अब मैं इसी चीज का लॉजिक करके पहले मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। पहले मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। तो आप देखो, आप पहला वाला ऑप्शन पकड़ो 385। ये अगर 7 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है ये 7 से डिवाइड, लेकिन इसका ये वाला पार्ट 7 से डिवाइड हो रहा है क्या? ये नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा इसमें देखते हैं, ये हो रहा है 7 से, हो सकता है ये हो बी। ये भी हो रहा है 7 से और ये भी हो रहा है। तो हम एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए इस टेक्निक के थ्रू। ठीक है। अब आपको ये भी पता होगा कि 22/7 है, तो ये 22 क्या होता है 2 × 11। तो आंसर जो भी रहा होगा वो 11 का मल्टीपल भी रहा होगा। अब आप चेक करो कि 11 का मल्टीपल इनमें से कौन कौन सा नहीं है। जो नहीं होगा उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। तो बी ऑप्शन देखिए आप। बी ऑप्शन तो दिख रहा है मेरे को 11 का मल्टीपल है। ये वाला पार्ट भी डिवाइड हो रहा है, ये वाला पार्ट भी डिवाइड हो रहा है। सी ऑप्शन देखते हैं। तो सी ऑप्शन में भी हो रहा है। डी ऑप्शन देखते हैं। तो डी ऑप्शन भी हो रहा है। तो मतलब मेरा काम बना नहीं इनसे। ठीक है। इस थॉट प्रोसेस से मेरा काम बना नहीं। तो अब क्या करते हैं, अब हम इसको जाते हैं बेसिक से करने। आप मेरे को ये बताओ, आप मेरे को ये बताओ कि अगर मैं ये आपसे पूछूं, ये वाली चीज क्या होगी सर्कल की। आप बोलोगे सर ये तो रेडियस होगी। होगी, बिल्कुल होगी। अगर ये रेडियस है, फिर मैं आपसे पूछता हूं कि आप ये बताओ। ठीक है। तो ये क्या होगी? आप बोलोगे सर ये भी रेडियस होगी। ठीक है, ये सेंटर है सर्कल का। ठीक है। डायग्राम के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको डिस्क्लेमर क्या लेके चलना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा। तो ठीक है, ये रेडियस हो गई। अब अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस हो गई, और ये भी रेडियस हो गई। स्क्वायर बन गया ना ये। फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मेरे को ये बताओ ये क्या है। आप बोलोगे सर ये भी रेडियस है। ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ
कि ठीक है ये मेरा स्क्वायर है, रेडियस है, अगर मैं सीधे आपको इसकी लेंथ पूछूं तो आप कैसे निकाल पाओगे? ये देखिए मैंने स्क्वायर बनाया है, एक एक स्क्वायर मैंने बनाया, मैं अलग से दिखा देता हूँ। एक स्क्वायर मैंने बनाया है ऐसे, ठीक। स्क्वायर में ये आर था, ये आर था, अब ये तो स्क्वायर का डायगोनल हुआ ना, तो ये क्या हो जाएगा, आर रूट टू, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्या हो गया, आर रूट टू, ठीक है। और आप मुझे ये बताओ, अब मैं देखिए, अब मैं कलर कर रहा हूं, आप मुझे ये बताओ, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ, क्या ये 7 नहीं होगी? क्योंकि ये रेडियस है ना। अगर आप ऐसे क्वाड्रेंट लेके चलते हो तो आपको पता लगेगा, एक मिनट, ऐसे अगर आप क्वाड्रेंट लेके चलते हो, ये थोड़ा सा, ये ऐसे नहीं, ऐसे क्वाड्रेंट अगर लेके चलते हो तो ये क्या है, ये 7 होगा ना। इधर ऐसे बना देते हैं, ये 7 7, ये भी 7, ठीक है, रेडियस है ये। तो इसका मतलब मेरे को ये चीज समझ में आ गई कि ये 7 है। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन में क्या है, आर आर रूट टू प्लस वन क्या दिया हुआ है आपको, 7। तो आर आपने कॉमन लिया तो रूट टू प्लस वन क्या दिया हुआ है, 7। तो आर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 7 अपॉन रूट टू प्लस वन। तो मल्टीप्लाई किया रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू माइनस वन। सो आर इज इक्वल टू 7 रूट टू माइनस वन अपॉन टू माइनस वन, दैट इज 7 रूट टू माइनस वन। ठीक है, इसको रैशनलाइज कर देंगे, इस डिनोमिनेटर से छुटकारा पाने के लिए रैशनलाइज किया, तो रैशनलाइज में ये तो 1 आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइम। तो ये फाइनली मेरी रेडियस आ गई। अब अगर रेडियस आ गई तो एरिया तो आसानी से निकाल सकता हूँ मैं, 22/7 आर स्क्वायर है। सो 22/7, इसका अगर आप स्क्वायर करोगे, रूट टू माइनस वन, इस पूरे का आपने स्क्वायर किया तो 22/7 इंटू 49, और इसको करोगे तो 3 - 2 √2 आ जाएगा। तो फाइनली अब ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 154, 3 - 2 √2। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 3 = 12, 15 16 4। अब देखिए, अब आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन पर निगाह दौड़ाइए, आप ऑप्शन पर निगाह दौड़ाइए, आप मुझे बताइए इसका जो पहला पार्ट है ना, वो ही अलग है, इसका जो पहला पार्ट है वो ही अलग है। तो कहीं से अगर आप पहला पार्ट ही निकाल लोगे ना, आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो आप देखो ये 462 तो आ गया, तो राइट आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, शुरू में मैंने जो वेरिफिकेशन तरीका आपको बताया वो कई जगह काम कर जाता है, कई जगह काम नहीं करता। इस क्वेश्चन में हमने वो चीज अप्रोच यूज करी तो उसके थ्रू हम सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए, हम बाकी नहीं कर पाए। तो इसलिए आपको बेसिक भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, अ रूट ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन आपको दी गई है, उसके रूट आपको दिया गया है 5 + 3 √3। फिर आपसे ये पूछा गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। ठीक, पॉज करके आप पहले खुद ट्राई कीजिएगा, फिर आप सोल्यूशन देखिएगा, जिससे कि आपको ज्यादा बेहतर समझ में आए। ठीक है, हमेशा कोशिश ये कीजिए, जब भी कोई क्वेश्चन आता है उसको पहले आप पॉज कीजिए, फिर आप ट्राई कीजिए, और अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस मैं करता हूँ उसको आप नोट डाउन करते चलें। मैंने बार बार ये चीज सेशंस में बोलता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप बिल्कुल भी निग्लेक्ट ना करें। अब देखिए, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं कुछ डिस्कशन करना चाहूंगा। देखिए, ये हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो अगर मैं आपको पहली चीज बोलता हूं कि आपको निकालना है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट डेट इज अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। ठीक है ना, इसको आप नोट डाउन करके चले। ठीक है, फिर मैं आपसे बोलता हूं आप प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा बीटा, यही दो रूट है। ठीक है, तो वो होता है c/a। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीप नोटेड डाउन। ठीक है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी अगर आपका जो रूट, कभी भी अगर आपका एक रूट अगर इस फॉर्मेट में है a प्लस रूट बी, तो दूसरा रूट पक्का a माइनस रूट बी टाइप में होगा, यानी कि क्या होंगे, रूट्स कॉन्जुगेट होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, यही तीन चीजों का मैं यूज करने वाला हूं इस क्वेश्चन में। ठीक, देखिए ये आपको इक्वेशन दी गई थी, अब इसका एक रूट आपका क्या है, 5 + 3 √3, तो दूसरा रूट क्या होगा, 5 - 3 √3। ठीक है, तो यानी कि ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। आपको दो इक्वेशन के दो रूट्स थे, तो एक रूट आपको दिया गया था। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा आपने इसको जोड़ा तो 5 + 3 √3,
प्लस 5 - 3√3, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया 10। फिर मैं आपसे पूछता हूँ अल्फा इंटू बीटा बताओ आप मेरे को। आप बोलोगे सर ये तो कुछ नहीं है, सीधे मल्टीप्लाई कर देना है, सीधे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले आप इसको उठाओगे मल्टीप्लाई करो, आप इसको कोरिलेट करो। किससे कोरिलेट करो? ए प्लस बी, ए माइनस बी से। उसको हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर 25 माइनस 27 दैट इज -2। ठीक, तो अब हमें ये पता लग गया कि फाइनली हमारा सम ऑफ रूट्स हमने निकाल लिया और प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब आओ अगर आप इस इक्वेशन पे फॉलो करो, इस इक्वेशन में अगर आपसे पूछा जा रहा है कि सम ऑफ रूट्स आपको बताना है, तो सम ऑफ रूट्स इक्वेशन के हिसाब से क्या होंगे? इस इक्वेशन के हिसाब से सम ऑफ रूट होंगे माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होंगे? सी अपॉन ए। तो यानी कि माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू क्या दी गई है? माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू हमने क्या निकाली? 10। ठीक है, तो इससे मेरा क्या आ गया? इससे मेरा क्या आ गया? इससे मेरा बी आ गया -10 ए। फिर उसके बाद सी अपॉन ए की वैल्यू निकाली क्या? सी अपॉन ए की क्या निकाली थी वैल्यू? -2। तो सी क्या आ गया? -2 है। अब आपसे पूछा जा रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ए स्क्वायर को मैं वैसे ही लिख रहने देता हूँ, बी को मैं लिख देता हूँ माइनस, बी का बी स्क्वायर निकालना है तो बी स्क्वायर अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 100 ए स्क्वायर। सी का निकालोगे तो क्या आएगा? 4 ए स्क्वायर अपॉन ए -10 ए -2 ए। तो फाइनली क्या आ गया? 105 ए स्क्वायर -11 ए। तो ये मेरा आंसर आ गया -1/500 ए अपॉन 11। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, कायदे से देखिए इसका जो आंसर है वो नन ऑफ दीज ही है, इनमें से कोई भी आंसर मैच नहीं करेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन, अगर आपका मेन एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, और उसमें ऐसे ऑप्शन दिए रहते हैं, ठीक, तो आप मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन लगाओगे वो ये है सी। ठीक है, कायदे से सी पे नहीं, क्योंकि आंसर जो आ रहा है आंसर ए पे डिपेंड आ रहा है। अगर आप ए की वैल्यू चेंज करते जाओगे ना तो आंसर बदलता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कायदे से इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा। लेकिन अगर आपको इस तरह के ऑप्शंस आते हैं पेपर में तो आप मोस्ट प्रोबेबल आंसर टिक लगाओगे और मोस्ट प्रोबेबल आंसर इसमें सी है। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक पे। अगले पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ अमित एंड सुमित इज 2:3। द सम ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज ₹12,000 एंड द अमाउंट ऑफ सेविंग ऑफ अमित इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ सुमित। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ इनकम टू देयर सम ऑफ सेविंग? अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए आपको दो पर्सन दिए हुए हैं, अमित और सुमित, दोनों की जो इनकम है, दोनों की जो इनकम का आपको रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, फिर आपको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इनकम फॉर आई। सम ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज दिस मच एंड द अमाउंट ऑफ देयर सेविंग ऑफ अमित इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ सुमित। हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, एक्सपेंडिचर को मैं ई से नोट करूंगा, सेविंग को एस से। एज्यूम कर लेते हैं कि एक्सपेंडिचर दोनों का 1:1 रहा होता। ठीक है, एक्सपेंडिचर दोनों का, सॉरी, एक्सपेंडिचर दोनों का 1:1 रहा होता। ठीक, तो आप मुझे ये बताओ कि इसमें क्या बोला जा रहा है कि अमाउंट ऑफ सेविंग ऑफ अमित इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ सुमित। ठीक है, अब वही सेविंग क्या होती है? सेविंग क्या होती है? अगर मैं आपसे बोलूं सेविंग निकालना है आपको, तो सेविंग यही होती है ना, इन जितनी आपकी इनकम है उसमें से अगर आप एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तभी आपकी सेविंग आएगी। यही सेविंग होती है। आप जितना कमा रहे हो, जितना आप खर्च कर रहे हो, वो अगर आप निकाल दो तो सेविंग आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसकी, अगर मैं आपसे बोलूं सेविंग लिखना है तो 2 - 1, 2 - 1 1 आ गया एंड 3 - 1 2 आ गया। ठीक है, दूसरा इसमें बोला क्या जा रहा है, ये चीज भी हम वेरीफाई सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, अमाउंट ऑफ सेविंग ऑफ अमित। अमित की कितनी सेविंग है? अमित की सेविंग 1 यूनिट है, इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ सुमित। सुमित का एक्सपेंडिचर कितना है? 1 है। ठीक है ना, ये एज्यूम किया है हमने। ठीक, इस तरह से एज्यूम करना है हमें इसमें। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि द सम ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का सम कितना है? 12,000। एक्सपेंडिचर दोनों का कितना है? यहाँ पे 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 12,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 6,000। 1 यूनिट की वैल्यू 6,000 हो गई। अगर 6,000 है और अगर मैं आपसे पूछता हूँ अमित की आप इनकम बताओ, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 6,000 है तो अमित की जो इनकम है वो तो 2 यूनिट है, तो 2 × 6 के।
तो वो हो गई आपकी 12 के। और सुमित सुमित क्या हो जाएगा, सुमित 3 के है, सुमित 3 यूनिट है ना, एक यूनिट 6000 है तो 3 यूनिट कितना होगा, 6 के माइनस करो 18 के हो गया। ठीक है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, रेशियो ऑफ सम ऑफ देयर इनकम। तो सम ऑफ देयर इनकम क्या होगा अमित की, तो वो होगा 12 के प्लस 18 के, सम ऑफ देयर इनकम टू द सम ऑफ देयर सेविंग। सेविंग कितना है, सेविंग सेविंग जो है वो 3 यूनिट है, 3 यूनिट है। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू 6 के थी, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी रही होगी, 18 के। तो अल्टीमेटली ये हो गया 30 के अपॉन 18 के, तो ये हो गया 5:3। ठीक है, तो ये आंसर आ गया मेरा ए। अच्छा क्वेश्चन था रेशियो एक्सपेंडिचर पे। यहाँ पे आपको ये चीज याद रखना है, ये आपको एज्यूम करके चलना है। अच्छा, यहाँ पे कई लोग बोल सकते हैं कि सर आपने ये सीधे माइनस क्यों कर दिया। देखिए, जब भी एक चीज आप याद रखिए, रेशियो प्रोपोर्शन के मैं और क्वेश्चंस लेके भी आपको बता दूंगा ये आने वाले सेशंस में। वैसे हम प्रैक्टिकली रेशियो को कभी भी सीधे माइनस नहीं कर सकते, लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां पर जब भी हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 होता है, तो हम सीधे माइनस कर सकते हो। मिक्सचर और एलिगेशन के भी जब अगर क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पे भी हो सकता, आप देखोगे कुछ जगह मैं ऐसे ही माइनस कर पाऊंगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए 4:7 रहा होता और 1:1 रहा होता तो नहीं कर पाते। तो इसलिए नहीं कर पाते, आप समझो, यहाँ पर जो गैप है, यहाँ पर जो गैप है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पर 1 है। ठीक है ना, इसलिए आप सीधे माइनस कर पा रहे हो। ठीक, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। A mixture has milk and water in the ratio by volume 8:3. If 3 liter of water added to it, then new ratio of milk and water become 2:1. What are the quantities of milk and water respectively in the mixture initially? ठीक, तो इसमें आपको क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है आपको मिल्क और वाटर का आपको रेशियो दिया गया है। तो हम लिख लेते हैं मिल्क और वाटर का रेशियो। मिल्क और वाटर का रेशियो आपको 8:3 दिया गया है। अब इसमें 3 लीटर आपने पानी ऐड किया है, 3 लीटर पानी ऐड किया है। ठीक है, 3 लीटर हम पानी ऐड कर देते हैं +3। तो देन द न्यू रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर कितना बन गया, न्यू रेशियो बन गया 2:1। न्यू रेशियो क्या बन गया, 2:1, मतलब 3 लीटर पानी करने से। आप मुझे एक बात बताओ कि हमने ये अभी तक जितना भी प्रोसेस किया, हमने जितना भी प्रोसेस किया, इसमें हमने क्या मिल्क को छेड़ा, मिल्क तो पहला जितना था अब भी उतना ही है। मिल्क में तो हमने कोई चेंज नहीं किया ना। मान लीजिए एक एक जार था, एक जार में शुरू में मिल्क और वाटर का रेशियो इतना था। अब उसी जार में आपने 3 लीटर पानी और डाल दिया, यानी आपने मिल्क को तो नहीं छेड़ा ना। तो मिल्क की जो क्वांटिटी है वो तो उतनी ही रहनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर 8 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पे हमें 8 बनाना पड़ेगा। तो 8 बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा 8:4। अब 8:4 जब आपने किया तो आपने ये भी देखा कि वाटर में जब यहां से यहां पे मैं आ रहा हूं, तो मेरे को 1 यूनिट का यहाँ पे इंक्रीमेंट मिल रहा है। मिल्क तो हमारा सेम हो गया 1 यूनिट का, और इस 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, इस 1 यूनिट की वैल्यू 3 यूनिट है। इस 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 3 यूनिट है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 यूनिट है तो मिल्क कितना था, मिल्क था हमारा 8 यूनिट। तो 8 × 3 दैट इज 24। और वाटर कितना था, वाटर था हमारा 3 यूनिट, तो 3 × 3 दैट इज 9। यानी कि यही निकालना था ना मैं, 24 और 9, यानी कि इनिशियल जो क्वांटिटी रही होगी मिल्क और वाटर की, वो कितनी रही होगी, वो 24 और 9 रही होगी। ठीक है, प्रैक्टिकली मिल्क ज्यादा ही आना चाहिए था। मिल्क क्यों ज्यादा आना चाहिए था, क्योंकि मिल्क 8 यूनिट है। अगर आप ये भी एक ऑब्जर्वेशन आप याद रखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर आप मिल्क कितना परसेंटेज है, तो मिल्क आप क्या निकालोगे, 8/11% है। सोच के देखिए। और 1/11 कितना होता है, 1/11 होता है 9.09%। तो अगर मैं 8 × 9.09% अगर आपसे बोलता हूं, तो ये कुछ 72% प्लस होगा अप्रोक्स। ठीक है, और अगर वाटर का परसेंटेज निकलवाता हूं मैं, तो 3/11, 3/11 यानी कि अप्रोक्स 27%, उससे थोड़ा ज्यादा ही हो सकता है। ठीक, तो प्रैक्टिकली अगर आप ये भी देखो कि ज्यादा क्वांटिटी क्या है, मिल्क की आनी चाहिए। तो हो सकता है कभी कभार आपको ऑप्शन ऐसा दिया जाए कि आपको मिल्क दे दिया जाए 9 लीटर और वाटर दे दिया जाए 24 लीटर। तो आप इसको ऑप्शन एलिमिनेशन परसेंटेज के थ्रू आप ऑप्शन एलिमिनेट ऐसे कर सकते हो। देखिए, यहाँ मैं अल्टरनेट थिंकिंग आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे मिल्क की क्वांटिटी ज्यादा ही दी गई है हर जगह, तो हम ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हो सकता है कि कुछ मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया जाए यहाँ पे 6 लीटर और यहाँ पे 16 लीटर, तो आप हाल इसको एलिमिनेट कर पाओगे कि देखिए ए ऑप्शन तो हो ही नहीं पाएगा। ए ऑप्शन इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि मिल्क का जो परसेंटेज है वो ज्यादा है। यहाँ पे तो मिल्क आपने 6 लीटर दे दिया, ये कैसे हो सकता है। ठीक है, सो डिस्कशंस देखिए, जितना भी मैं डिस्कशन करता हूँ उस चीज
के जिस्ट को समझने की आप कोशिश करें, ठीक है, उस और उनको अपनी थिंकिंग में, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में अप्लाई करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे। यहाँ में सेशंस में ऑप्शंस इस तरह से मैंने सेट करे हैं कि आप थोड़ा इस चीज पे भी वर्क करो, साथ ही साथ अगर वो चीजें नहीं काम कर रही हैं तो आपके पास एक अल्टरनेटिव अप्रोच, बेसिक अप्रोच भी होनी चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को कई लोग एक्स मैक्स करके करवाते हैं, लेकिन बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही करिए, इससे आपका सीधा आंसर आएगा बिना किसी टाइम बर्बादी के, ठीक। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आप टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम, उसमें मैं एग्जाम रिलेटेड अपडेट और जितने भी क्वालिटी क्वेश्चन हैं और भी मैं क्वेश्चन डिस्कस शेयर करता हूँ हर रोज, और एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स भी मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। तो आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन एग्जाम रिलेटेड हो, या आपके कंटेंट रिलेटेड हो या क्वांट रिलेटेड हो, आपको सब कुछ वहां पे टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या आप बैनर पे भी क्लिक करके आप तुरंत ज्वाइन हो सकते हो, ठीक। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, टू मैन स्टैंडिंग ऑन अ सेम साइड ऑफ ए 75 मीटर हाई पिलर ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर टू बी 30% एंड 60%, द डिस्टेंस बिटवीन टू मैन इज। ठीक है, तो दो मैन खड़े हो रहे हैं, एक 75 मीटर का पिलर है, और कलर चेंज कर ले रहा हूं मैं, एक मिनट। एक 75 मीटर का पिलर है, उसमें दो इंसान खड़े हुए हैं, एक इंसान यहाँ खड़ा हुआ है और एक इंसान यहाँ खड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है कि जब भी आप पास आते जाओगे तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा, तो ये 60 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा, ठीक है। आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू मैन, एक आदमी यहाँ खड़ा है, एक आदमी यहाँ खड़ा है, आपको अल्टीमेटली ये वाला डिस्टेंस निकालना है। अब मैं कुछ आपको नोट करवा रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगर आप कैलकुलेशन से बचना चाहते हो, अपना आंसर फटाफट चाहते हो। देखिए, ये कुछ स्टैंडर्ड ट्राइंगल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एक केस आ गया है, तो मैं बता देता हूँ, अगर ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसकी वैल्यू होती है √3, ये 1 और ये 2। अब आप मेरे को ये बताओ, ये अगर 30 डिग्री है, ये अगर 30 डिग्री है, आपने ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, आपने ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। मान लीजिए एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, सो 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3। फिर से मैं बोल रहा हूं, आपने ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी कि जो 1 है, जो एंगल है वो बराबर होगा 2 + 3 के। अब यही चीज आप इसी ट्राइंगल में अप्लाई करिए, इसी ट्राइंगल में, जैसे कि मान लीजिए आप ये वाला ट्राइंगल देखिए, आप ये वाला ट्राइंगल देखिए, जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, आप सब उसी पे ध्यान देना। इस ट्राइंगल के लिए ये जो 60 डिग्री है, ये एक्सटीरियर एंगल है। अब अगर ये 60 डिग्री है, ये 30 है, तो इसको 30 होना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे 30 के अपोजिट 2 है, तो यहां भी क्या होगा, 30 के अपोजिट आपको 2 मिलेगा, क्योंकि दोनों साइड बराबर हो गई, ठीक। तो अगर मैं इसको रब करके आपको फिर से एक बार डायग्राम अगर बताऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया 60 डिग्री, ये मेरा हो गया 30 डिग्री, ये इसकी वैल्यू √3 होती है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पे 2 की वैल्यू। अब आप इसी डायग्राम को, इसी स्टैंडर्ड फिगर को आप इससे कंपैरिजन कीजिए, तो √3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 75, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 75/√3। रेशनलाइज कर देते हैं एक्सप्रेशन को, तो ये हो जाएगा 25√3। अब एक यूनिट की वैल्यू 25√3, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 2 यूनिट की वैल्यू, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50√3, 50√3, यानी कि आंसर आपका ए, ठीक। आपको ऐसे ही करना है पेपर में, ये भी पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी एक्स वाई वेरिएबल लेके नहीं करना है, वो टाइम की घोर बर्बादी है, ठीक। Two biker A and B start at the same time and ride at 75 km/h and 60 km/h respectively towards each other. They met after 20 minutes. How far were they from each other when they started? अब देखिए, दो बाइकर सेम टाइम से शुरू कर रहे हैं, टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर टाइम कांस्टेंट है, टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर टाइम कांस्टेंट है, टाइम अगर कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड का रेशियो बराबर होगा, d is directly proportional to s। अब हाउ फार,
they met after 20 minute, they met after 20 minute, how far were they from each other when they started? तो ठीक है, तो इसमें तो आप सीधा डिस्टेंस निकाल लीजिए, 20 मिनट में इन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, उतने ही फार होंगे। तो बाइकर ए ने, ठीक है, ये देखिए क्योंकि ये टुवर्ड्स ईच अदर आ रहे हैं, ये दोनों एक साइड आ रहे हैं, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगेगा, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट स्टार्ट सेम टाइम टुवर्ड्स ईच अदर। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 20 मिनट में ये कितना ट्रेवल कर लेंगे, तो 20 मिनट को आप आवर में कन्वर्ट करो। डिस्टेंस क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड, 75 प्लस 60 इंटू 20/60। ठीक है, तो ये हो गया 3, ये हो गया 25, ये हो गया 20, दैट इज 45 किलोमीटर। हाउ फार? तो आंसर आ जाएगा आपका बी। ठीक, आंसर आ जाएगा आपका बी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर्किल का। ठीक है ना, इसका डायग्राम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोगों को इसका डायग्राम नहीं समझ में आता है। इसको आप पॉज करके एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, AD इज अ डायमीटर एंड AC इज अ कॉर्ड, B is a point on AC such that OB equal to 5 centimeter and angle OBA equal to 60 degree. If DCO equal to 60 degree, what is the length of BC? ठीक, देखिए एक सर्कल आपको दिया गया है, पहले एक सर्कल बना लेते हैं, हम शेप ले लेते हैं, एक अच्छा सा सर्कल बना लेते हैं पहले। ठीक, तो अब सर्कल में ये मेरा सेंटर O है। ठीक है, AD मेरा डायमीटर है, तो ये मैंने AD बना लिया, AD मेरा डायमीटर है, AC कॉर्ड है। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, AC मैं ऐसे कॉर्ड बना रहा हूँ, डायग्राम पार्ट इसका इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, AC कॉर्ड है, B इज अ पॉइंट ऑन AC, तो B यहां पर मैं कोई पॉइंट मान लेता हूं, मान लीजिए मैंने यहां मान लिया, B is a point on AC such that OB equal to 5, such that OB equal to 5। ठीक है, तो OB क्या हो गया, OB आपका 5 हो गया। ठीक, एंड OBA, OBA यानी ये वाला एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया। DCO, DCO क्या है, DCO इसका मतलब ये DCO, ठीक है, DCO आपका कितना है, 60 डिग्री। ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा डायग्राम को, आपको BC की लेंथ निकालना है, आपको BC की लेंथ निकालना है। ठीक है, अब मैं थोड़ा कलर चेंज करूंगा, आप मेरे को ये बताओ, ये क्या पार्ट है, ये रेडियस है ना सर्कल का, ये रेडियस है, ये रेडियस है। अब अगर ये रेडियस है और आप मेरे को बताओ ये क्या है, ये भी रेडियस है ना, ये भी रेडियस है, इसके अपोजिट में 60 डिग्री है, तो इसके अपोजिट में क्या होगा, ये दोनों साइड आपस में बराबर होंगी ना, इसके अपोजिट में भी 60 डिग्री होगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है, क्योंकि ये रेडियस है ना, रेडियस तो आप बराबर होती हैं, तो अगर इस रेडियस के अपोजिट में 60 डिग्री है, तो इस रेडियस के अपोजिट में क्या रहा होगा, 60 डिग्री। अब अगर ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी 60 रहा होगा। अब इसके 60 से होने से क्या हो गया, इसके 60 होने से क्या हो गया, ट्राइंगल DCO आपका क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। इक्वेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसके सारी साइडें बराबर होती हैं और सारे एंगल, ईच एंड एवरी एंगल इज 60 60 60, तो यानी कि ये वाली साइड भी बराबर हो गई। ठीक, इतना क्लियर हो गया, ये तो हमारी पहली चीज हुई। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम सर्कल के अंदर कोई भी सेमी सर्कल बनाते हैं, और किसी भी सेमी सर्कल के अंदर जब भी हम कोई भी ट्राइंगल बनाते हैं, तो वो ट्राइंगल सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। ठीक है, मान लीजिए ये सेमी सर्कल है, मान लेते हैं ये सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल की जो सरकमफ्रेंस पे जो ये एंगल सबटेंड करेगा, ये 90 डिग्री करेगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा एंगल है ना, ये जो पूरा एंगल, ये देखिए येलो से मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पूरा 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री में से आपको ये तो पता चल गया ये 60 डिग्री है, तो बचा हुआ ये क्या रहा होगा, ये मेरा रहा होगा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री रहा होगा, मानते हो ये 30 डिग्री रहा होगा। अब देखिए आप मेरे को एक चीज और बताइए, आप फोकस कीजिए ट्राइंगल OBC पर, आप फोकस कीजिए ट्राइंगल OBC पर। लास्ट क्वेश्चन में ही मैंने एक आपको, लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि जो ट्राइंगल होता है उसका जो अगर एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है एंगल, ये 3 है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब आप ट्राइंगल
ट्राइंगल ओबीसी में आप देखिए, इसको अलग से मैं ड्रॉ कर देता हूं, थोड़ा क्लैरिटी हो रहेगी आपको। ठीक है, ट्राइंगल ओबीसी, ट्राइंगल ओबीसी में ये 60 डिग्री क्या कर रहा है, ये 60 डिग्री एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है, ये 60 डिग्री क्या कर रहा है, एक्सटीरियर एंगल का। अब उसमें से अगर आपको ये 30 मिल गया, ये 30 मिल गया, थोड़ा सा ये थोड़ा इमेजिनेशन, थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे दिखता नहीं है, ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का, है ना। और अगर ये 60 है, ये 60 है, तो तो क्या होगा, ये भी मेरा 30 होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, तो अगर ये 30, ये 30, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों साइड आपस में बराबर हो गई। ये दोनों साइड आपस में बराबर होने का मतलब क्या है, कि अगर ये वाली लेंथ 5 है, तो ये वाली लेंथ भी 5 रही होगी, ये वाली लेंथ भी क्या रही होगी, 5 रही होगी। हमें निकालना क्या था, हमें बीसी निकालना था ना। तो बीसी क्या हो गया हमारा, बीसी क्या हो गया हमारा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। जिनको भी अगर दिक्कत आ रही हो, एक बार वो फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखें, और जो जो मैंने कंसेप्ट डिस्कस करे हैं उसको नोट डाउन करें और समझने की कोशिश करें, आपको और क्लैरिटी के साथ आ जाएगा। हो सकता है कईयों को पहली बार में ना आए समझ में, बट इसलिए आप वीडियो को रिवाइंड करें, फिर से देखें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन है, अ प्रोडक्ट इज सोल्ड एट रुपीज X amount after two successive discount of 10%, 15%. If the product is marked at 20% above the cost price, find the cost price of the product. ठीक, ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए, कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं एक्स रही होती। अब द प्रोडक्ट इज मार्क्ड एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कि 20% अबव, 20% अबव यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 1.2। जिन लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर ना पता हो, वो मेरे परसेंटेज की वीडियो जाके देख सकते हैं, वहां पर मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर को काफी डिटेल में कवर किया है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका क्या हो गया, 1.2x। अब आप मेरे को ये बताइए कि यहाँ पे दो सक्सेसिव डिस्काउंट लग रहे हैं, दो सक्सेसिव डिस्काउंट लग रहे हैं। तो अगर आप सेलिंग प्राइस अगर मैं निकालता हूँ 1.2x इंटू सक्सेसिव डिस्काउंट क्या है, 10%। 10% का मतलब क्या है, आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/10 रहा होगा। 10% क्या है, ये माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 9/10। 15% क्या होता है, 3/20। 3/20 का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 17/20, तो यानी कि 17/20। ठीक है, ये चीज मैंने परसेंटेज के लेक्चर्स में बताई है, आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, काफी डिटेल में इस पे ही सेशन लिया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये फाइनली सेलिंग प्राइस क्या है, ये फाइनली सेलिंग प्राइस है 2051.73, ये चीज है। तो फाइनली आपको अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी, क्योंकि x ही आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका सॉल्व करके आ जाएगा, आप करके देख लीजिएगा, 2235। 2235 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आपको एक्यूरेट करना है, आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर आना चाहिए, वरना ऐसा नहीं कि आप 100 वगैरह लेके एज्यूम करके आप कर रहे हो। ठीक, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, एक सिंपल कंसेप्ट पे, दो सप्लीमेंट्री एंगल का आपको रेशियो दिया गया है 3:2। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, दो एंगल जिनका सम, दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है, वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, तो जिनका सम आपका 180 डिग्री होता है, उनको हम सप्लीमेंट्री। अब इनका रेशियो क्या है, 3:2, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू आपको 180 डिग्री दी गई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको क्या है, 36 डिग्री। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको निकालना है, तो ये तो पहला वाला एंगल 3 यूनिट है, तो 3 × 36 डिग्री, दूसरा वाला एंगल 3 × 36 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 72 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, 108 डिग्री। ठीक है, तो फाइनली मेरा आंसर आ गया बी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, आपने काफी कुछ सीखा होगा, और आप इसको अपनी लर्निंग में जहाँ कहीं भी आप सीख रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं के भी क्विजेस लगा रहे हैं, आप उसको वहां पे अप्लाई कीजिए, जो जो कंसेप्ट हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक जो हम यूज कर रहे हैं उसको आप अप्लाई कीजिए। और ऐसे ही सेशंस अभी आते रहेंगे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं अब लेकर आऊंगा। ठीक, और ऑब्जेक्टिव यही है कि आपके सारे कंसेप्ट एक ही जगह रिवाइज हो जाए। सो दैट्स व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस मिक्स सीरीज, जहां पे हर टॉपिक से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, रिलेवेंट क्वेश्चंस में लेकर आपको एक ही जगह सम अप कर दूंगा। इसलिए आपको कहीं ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपके सारे कंसेप्ट एक ही जगह हो जाएंगे। जैसे हमने सर्किल के क्वेश्चन देखे, तो उसमें सेमी सर्किल का भी कंसेप्ट यूज हो गया, ट्राइंगल का भी कंसेप्ट यूज हो गया। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का भी कंसेप्ट यूज हो गया। ठीक है, तो
आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी ये बताइए, और जो भी एस्पिरेंट्स जो भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कि इस सीरीज को वो फॉलो करें। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर अगली सीरीज में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।